नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। आपको पता ही है कि हम बहुत नजर बनाए हुए रखते हैं दुनिया भर की हलचल पर, जियो पॉलिटिक्स पर, और कुछ अच्छी आवाजों को हमेशा मैं इनवाइट करने की कोशिश करती हूँ जिनके साथ ठीक तरीके से मामलों की डीप डाइव कॉन्वर्सेशन कर सकें। तो हमारे एक एक्सपर्ट हैं जिनको आप आमतौर पर हमारे चर्चाओं में देखते हैं, कर्नल राजीव अग्रवाल, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, जो इस वक्त सीनियर रिसर्च फेलो हैं चिंतन रिसर्च फाउंडेशन के साथ में। और अभी अभी उनकी एक नई किताब आई है एंड हाईली रिकमेंडेड किताब है। ये है बिटवीन तेहरान एंड टेल अवीव, गाजा स्टोरी ऑफ अनएंडिंग वॉर। तो एक तो हो गया कि ये परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंताएं जताई जा रही थी इजराइल की तरफ से, और आखिर उन्होंने कन्विंस भी किया। ट्रम्प को फर्स्ट टर्म में कन्विंस किया, सेकंड टर्म में तो युद्ध को लेकर कन्विंस कर ही दिया। अब तो उनको अपने चक्रव्यूह में ही फंसा लिया है। दूसरी, कमिंग बैक टू द पीस डील जिसकी हम बात कर रहे थे, सऊदी ईरान पीस डील की, एंड जिसमें आप लिखते हैं कि द सऊदी ईरान पीस डील साइंड इन मार्च 2023 threatens to put to waste years of backdoor attempts towards reconciliation with the Arab world in general and Saudi Arabia in particular। ये इजराइल के पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं हम। In the past few years, there were even reports of Saudi going slow on the Palestinian issue, as also trying to find a way to fit Israel into the regional framework, where the sole aim seemed to unite against Iran। करेक्ट। तो ये सऊदी ईरान पीस डील जो हुआ, इसमें एक तो मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि इस दौरान चीन की भूमिका को आप कैसे देख रहे थे, इस रीजन में क्या भूमिका निभाई थी उन्होंने। दूसरी बात है कि इसे लेकर अगर फिलिस्तीनी परेशान हो रहे थे कि फिलिस्तीन को आप साइडलाइन कर रहे हैं, इजराइल हैड ग्रेटर रीजंस टू वरी अबाउट द डील। नहीं, इजराइल के लिए सऊदी ईरान डील का सिर्फ एक ही पहलू मैं कहना चाहूँगा कि अगर पूरा गल्फ का जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है जो 1981 में बना था, दैट वाज बेस्ड ऑन अ ट्विन पिलर पॉलिसी, जिसमें ईरान वाज कंसिडर्ड एज एनिमी नंबर 1। यानी जो भी आपका फ्रेमवर्क बना था, यूएस के जो बाद में बेसिस बने थे 95 के बाद वहाँ पे सेटअप हुए थे, उसमें सिर्फ एक ही मुद्दा था, एक ही ड्राइविंग फोर्स था, दैट ईरान इज द एनिमी नंबर 1 और उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें जो भी आर्किटेक्चर बनाना है उसको बनाया जाए। नाउ सऊदी ईरान पीस डील जो हुई और उसके बाद उनके डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस हुए, एम्बेसीज उनकी खुली, और उसके साथ साथ बिकॉज दिस वाज अ डेडलॉक, ये डेडलॉक खत्म होते ही आपने देखा इजिप्ट और टर्की के बीच में बात हुई, बहरेन और ईरान के बीच में बात हुई, एक्सचेंजेस हुए, तो एक जनरल वेव जिसे कहते हैं रिकंसिलिएशन की वेव शुरू हो गई थी। सीरिया को वापस अरब लीग में परमिट किया गया अप्रैल 2023 में। तो इन सब में जो इजराइल के लिए जो चिंता वाली बात थी वो ये कि भाई अगर ईरान के साथ पीस डील हो जाएगी और जनरल रिकंसिलिएशन हो जाएगा पूरे अरब वर्ल्ड में, तो जो पूरा मुद्दा उन्होंने बनाया था 30 साल से कि ईरान इज एनिमी नंबर 1 और उसके अगेंस्ट हमें एक यूनाइटेड फ्रंट रखना है एंड यूएस को उसमें इन्वॉल्व करना है, वो डाइल्यूट हो जाता है। So that was the big concern as far as Israel was concerned। तो इजराइल में उस दौरान ये भी हो रहा था कि आप देख रहे थे लगातार वेस्ट बैंक पर इजराइल की इलीगल जो कॉलोनाइजेशन है वो बढ़ी जा रही थी, और उसे लेकर भी बहुत गुस्सा आ ही रहा था। तो ये जो प्रोवोकेशंस हैं, क्योंकि लोग ऐसा एक पूरी की पूरी एक आबादी है, हमारे देश में भी है, जो इजराइल को ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, आपकी पसंद नापसंद हो सकती है, आपकी विचारधारा एक हो सकती है, तभी आप इजराइल को पसंद करते हैं। हमास ने जो किया उसमें कोई शक नहीं है, वो आतंकी हमला था। करेक्ट। और इजराइल जैसे एक छोटे देश में एक आतंकी हमले में 1100 लोगों का जान जाना वो बहुत भारी संख्या है। तो उसमें इसीलिए इजराइल के रिटेलिएशन का जस्टिफिकेशन पर जो है कोई सवाल नहीं खड़ा करता, लेकिन जिस स्केल में उन्होंने रिटेलिएट किया और उसके बाद जो कांड किए, लेकिन क्या हम हमास के अटैक को सिर्फ एक स्टैंड अलोन अटैक के तौर पर तो नहीं देख सकते, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये तो 60 से चल रही है, 50 से चल रही है, इसका तो पूरा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। करेक्ट। मैं आतंकी हमले को जस्टिफाई नहीं करना चाह रही हूँ कर्नल अग्रवाल, लेकिन द फैक्ट कि आप वेस्ट बैंक को आप इलीगली ऑक्यूपाई किए जा रहे हो, आप गाजा में लोगों के साथ आप इतने सिचुएशन क्रिएट किए जा रहे हो इन अनजस्ट इनह्यूमन सिचुएशंस, क्या उन सब के मद्देनजर में देखना चाहिए 7 अक्टूबर 2023 को? सी 7 अक्टूबर एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है, इसको इतना सिंपलिस्टिकली नहीं कह सकते। हमास का टेरर अटैक बहुत ही बड़ा धक्का था, और मैं पिछले साल इजराइल गया था तो वहाँ पे एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर ने मुझे समझाया, ही सेड कि अगर हमारे देश में 1140 लोगों की मृत्यु हुई है अगेंस्ट अ पॉपुलेशन ऑफ 7 मिलियन जो ज्यूज पर हैं, उसको अगर मैं इंडिया पे एक्स्ट्रापोलेट करूं
तो आप ये समझिए कि एक दिन में आपके 2-2.25 लाख लोगों की जान चली जाए किसी आतंकी हमले में, तो आपका क्या रिएक्शन होगा। सो उनके लिए स्केल बहुत बड़ा था, और जिस तरह से मल्टीपल पॉइंट्स पे अटैक हुआ, 250 लोगों को होस्टेज लगे, तो देयर इज नो डाउट। और अगर आप इस किताब में देखेंगे, जब मैंने इजराइल के काउंटर अटैक का चैप्टर लिखा है, 17-18 अक्टूबर तक, यानी लड़ाई के 10 दिन तक पूरी दुनिया इजराइल के साथ थी, बिकॉज इजराइल हैड द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, इजराइल हैड द राइट टू कैरी आउट काउंटर अटैक टू डिफीट हमास, विच हैड conducted this very very bad dastardly terror attack. बट जब इजराइल के हमलों में हॉस्पिटल्स के ऊपर अटैक शुरू हो गए, टारगेटिंग शुरू हो गई, स्कूल्स के ऊपर हो गई, यूएन कंपाउंड के ऊपर हो गई, जो प्रेस के जो रिपोर्टर्स थे, जर्नलिस्ट थे, उनको हमास का ऑपरेटिव बना के उनको किलिंग शुरू हो गई, तब आपने देखा कि नवंबर दिसंबर के आसपास धीरे धीरे वर्ल्ड ओपिनियन उनके अगेंस्ट होना शुरू हो गया। बिकॉज तब लड़ाई सिर्फ इजराइल और हमास की नहीं रह गई, इजराइल और गाजा की हो गई। एंड गाजा में हर बंदा हमास नहीं है। 2.75 मिलियन पॉपुलेशन जो थी, आप हर बंदे को हमास नहीं कह सकते, उसको सपोर्टर कह सकते हो। एंड जैसा कि हमने खुद देखा है अपने, जब हम टेररिज्म को फाइट कर रहे थे इंडिया में, कि कई बार आपको सपोर्ट फोर्सफुली देना पड़ता है, बिकॉज आपको डर होता है कि अगर मैंने इसको राशन पानी सपोर्ट या ये सब नहीं दिया तो मेरे परिवार के ऊपर भी दिक्कत आ सकती है। सो आपने देखा कि ये लड़ाई इजराइल और हमास से हट के हो गई इजराइल और गाजा के बीच में। और इसीलिए आपने देखा ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस ने कहना शुरू कर दिया, यूनाइटेड नेशंस ने कहना शुरू कर दिया, इवन यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कहा कि भी द ऑपरेशन शुड बी टारगेटेड इन अ मैनर दैट सिविलियन कैजुअलिटीज आर नॉट देयर एंड मिनिमाइज। ये इस बात पर ना मैं सर आप चाहूंगी कि मैं आप थोड़ा सा, क्योंकि हमारे देश में दिक्कत हो गई है, लोग व्हाट्सएप का ज्ञान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिन लोगों की एक्सपर्टीज नहीं है कूटनीति में या सैन्य सामरिक स्ट्रैटेजी पर, वो आकर उसको मैंसप्लेन करने की कोशिश करते हैं। और लोगों को लगता है कि अगर आप एकदम पूरी तरीके से रौंद नहीं रहे हो तो फिर आप कमजोर हो। आप खुद आर्मी में रहे हैं। हम जब इस्तेमाल करते हैं कि एक अनुशासित आर्मी के लिए जरूरत है, फोर्सेस के लिए जरूरत है कि जब युद्ध एसिमेट्रिकल होता है, एक बड़े शक्ति छोटे शक्ति के बीच में होता है, अगर आप बदला भी ले रहे हैं तो एक डिसप्रोपोर्शनेट वॉर नहीं होना चाहिए। Correct. एक प्रोपोर्शनेट सेंस ऑफ रिवेंज होना चाहिए। Correct. और जो रेड लाइंस होती हैं कि एक स्टेट की जो फोर्स है वो एक नॉन स्टेट एक्टर टेरर फोर्स की तरह ऑपरेट न करे। क्यों जरूरी होते हैं ये प्रिंसिपल्स किसी भी युद्ध में सर? हम भारत में भी हम इनको मानते हैं, हम करते आए हैं अपने ऑपरेशन। बिल्कुल स्मिता, एंड इसीलिए मैंने एक इसमें लिखा है, शायद आपने पढ़ा होगा, लेसन्स दैट इजराइल शुड लर्न फ्रॉम इंडिया। पिछले 25-30 सालों से हम इजराइल से बहुत कुछ सीख चुके हैं फौज में, कैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स करने हैं, कैसे इंटेलिजेंस गैदरिंग करनी है, कैसे जो है ना अपना एक ग्रिड बेस्ड एक नेटवर्क बनाना है ताकि हम ऑपरेशंस को सक्सेसफुल कर सकें और टेरर को फाइट कर सकें। बट इंडियन आर्मी ने हमेशा एक कहते हैं स्ट्रक्चर्ड एंड रूल बेस्ड आर्मी के हिसाब से काम किया है, जिसमें एक क्लियरली डिफाइंड रूल्स ऑफ एंगेजमेंट होते हैं। सो जब ये लड़ाई छिड़ी 7 अक्टूबर को, इनिशियली एवरीबडी ग्रांटेड कि भाई इतना बड़ा हमला हुआ था, 250 होस्टेजेस गए थे, तो इनिशियली जो जिस तरह से जो मैंने लिखा है, इन अ सेंस ऑफ रेज एंड रिवेंज इजराइल ने किया, जो कि कुछ हद तक अगर आप कहें तो जस्टिफाइड था, क्योंकि बट एक बार जब लड़ाई के इनिशियल फेज हो जाते हैं उसके बाद तो आपको एक कूल एंड कैलकुलेटेड मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स बनाने चाहिए ना। आप इंडियन आर्मी में, मैंने भी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में भाग लिया है, अगर कोई टेररिस्ट कहीं पे या ग्रुप ऑफ टेररिस्ट कहीं पे होता है जहां पे सिविलियन पॉपुलेशन होती है, तो इंडियन आर्मी ने कभी गांव के गांव नहीं उड़ाए हैं। आपने एट द एक्सपेंस ऑफ दैट ऑपरेशन गेटिंग प्रोलॉन्ग्ड एंड इवन एट द कॉस्ट ऑफ getting some damage to your own troops or equipment, आपने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को फॉलो किया है। सो ये वाली बात जब इजराइल ने नेग्लेक्ट करना शुरू की, तब जो है पूरा वर्ल्ड ओपिनियन उनके अगेंस्ट होना शुरू हो गया। पर ये देखने को मिल रहा है, वेदर इट इज ईरान या लेबनान में, जिस तरीके से लेबनान में जहां इस युद्ध विराम की बात हुई ईरान यूएस में, कुछ ही घंटों के अंदर हमने देखा
10 मिनटों में 100 एयर स्ट्राइक्स, और पूरे रिहायशी नेबरहुड्स में जर्नलिस्ट की जान, यूएन पीस कीपर्स की जान, वहां पे भी वही सेम टेम्पलेट का इस्तेमाल कि यार ये तो हिजबुल्लाह ने इन लोगों को ह्यूमन शील्ड बना रखा है, हिजबुल्लाह है, हम तो हिजबुल्लाह को टारगेट कर रहे हैं, उनको हम पहुंचने के लिए हम रिहायशी इलाकों को उड़ा देंगे, जाने चले जाएंगे, हमें परवाह नहीं। क्या इजरायली आर्मी में एक रोग एलिमेंट आ गया है? क्या हम उनको एक्चुअली एक अनुशासित आर्मी हम कह सकते हैं, या वो अमानवीय हो गए? जिस तरह से हमने 7 अक्टूबर के बाद देखा है कि डिस्पाइट हैविंग टोटल मिलिट्री सुपीरियरिटी, हमास के पास तो कोई मिसाइल्स नहीं है, कोई आर्मर्ड टैंक नहीं है, कोई गन्स नहीं है, सिर्फ उनके पास जो है एक कॉम्बैट कार्डर्स हैं और छोटे मोटे रॉकेट्स और ग्राउंड बेस्ड वेपन्स हैं। तो डिस्पाइट हैविंग मिलिट्री सुपीरियरिटी, अगर आपने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को, जो एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हैं, उनको नहीं माना है, प्लस आपने देखा होगा बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें कि पैलेस्टीनियंस को जो है बिना वजह पहली बात तो कैप्चर किया गया है, और दूसरी बात उनको फिर इन कैप्टिविटी टॉर्चर किया गया है। लाइव मतलब वीडियोस आए हैं जिसमें कि 8-10 साल के बच्चे को उठा रहे हैं, उसको ले जा रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं। एक आध बंदे को आपने देखा होगा कि उन्होंने बोला ठीक है तुम चले जाओ, वो जा रहा है और पीठ पीछे उसको गोली मारी जा रही। दिस इज नॉट डन बाय एन प्रोफेशनल आर्मी। सो जब आप इस तरह की चीजें देखते हो, खासकर अभी तुरंत जो परसों जिस तरह से 100 टारगेट्स को 10 मिनट में डिस्ट्रॉय किया गया, एंड यू आर राइट, everything was a civilian residential area, but that was an act of frustration because Israel would have definitely not been on board जब US ने सीज फायर को मंजूरी दी इंडियन टाइम रात के 1 या 1:30 बजे सुबह। सो दैट वाज मोर एन एक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एंड बिफोर उनका था कि भाई इससे पहले कि कोई बोले ये तो कम से कम कर ही दो। जो एक और बात थी जिसका आप जिक्र भी करते हैं कि अगर आप इनके पहले ग्राउंड इन्वेजन्स की देखें, आप इजराइल की बात, ऑपरेशन कास्टलीड 2008 या 9 के बीच में, या ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज 2014 में, पहली दफा नहीं है कि इजराइल हैज गॉन हैमर एंड टॉन्ग्स आफ्टर हमास। हालांकि हमास की भूमिका में, हमास के क्रिएशन में इजराइल की भूमिका पर भी बात होनी चाहिए। करेक्ट। ये थिंग्स दे हैवंट कम आउट ऑफ द डार्क, और ओवरनाइट नहीं जन्म लिया है इन लोगों ने। इजराइल और नेतन्याहू की भूमिका रही है इन सब के आउटफिट्स के क्रिएशन में। ये पॉलिटिकल आउटफिट्स का भी हिस्सा रहे हैं। हिजबुल्लाह को अगर आप देखें लेबनान में, तो वो पॉलिटिकल आउटफिट है वहां पर, जिसकी अपनी एक मिलिशिया, एक अपनी आर्म्ड विंग है। तो इतनी दफा जब वो जाते हैं, आज की तारीख में आप क्या कहेंगे? हमास को खत्म कर दिया था इजराइल ने? नहीं। सो ये जो ऑपरेशंस मैंने मेंशन किए हैं, ऑपरेशन कास्टलीड 2008-9 में हुआ, फिर आपका गार्जियन ऑफ वेल्स हुआ, फिर ये कई सारे जो ऑपरेशन है, इसमें एक इजराइल ने एक बहुत ही बढ़िया जो स्ट्रैटेजी अपना ली थी, शॉर्ट एंड स्विफ्ट ऑपरेशन। हमास ने अटैक किया गाजा के थ्रू, या कोई इजराइल के अंदर अटैक हुआ जो कि हमास से एसोसिएटेड है, आपने तुरंत सर्जिकल स्ट्राइक्स लॉन्च किए, एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए, जरूरत पड़ी तो ग्राउंड ट्रूप्स इंसर्ट किए, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 2 हफ्ते जो भी है, एंड क्विक एंड टू द ऑपरेशन एंड कम बैक। दिस वाज पार्ट ऑफ अ ब्यूटिफुली एंड कंस्ट्रक्टेड एंड सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी ऑफ इजराइल। इस बार बिकॉज मे बी द स्केल वॉज सो हाई, द अटैक वॉज सो ब्रूटल, तो उन्होंने कहा भी अब देयर कैन नॉट बी एनी मोर शॉर्ट एंड स्विफ्ट ऑपरेशन। इस बार तो जैसे नेतन्याहू और उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा भी था 7 अक्टूबर के बाद कि हमास विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ, गाजा विल बी रेज्ड टू द ग्राउंड। तो इस बार उन्होंने अगर हम वाजपेयी जी की भाषा में करें, आर या पार की लड़ाई के ऊपर मन बिठा लिया था, बिकॉज दे सेड ये एपिसोडिक कॉन्फ्लिक्ट्स चल नहीं सकते कि हर 2 साल में हम एक लड़ाई करेंगे, 15 दिन के लिए जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर 2 साल तक शांति रहेगी, फिर लड़ाई हो जाएगी। तो इस बार हमें ये आर पार की लड़ाई, इसको खत्म करना है। बट जो आपका सवाल है, क्या एज अ मिलिट्री कमांडर आप इस ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर सकते हैं, एलिमिनेट हमास फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ, या गाजा टू बी रेज्ड टू द ग्राउंड? इसको आप मिलिट्री ऑब्जेक्टिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यू कैन नॉट कन्वर्ट इट। एंड आईडीएफ चीफ ने कई बार बोला, उनके बाकी कमांडर्स ने भी कई बार बोला जब गाजा की लड़ाई चल रही थी कि भाई वी नीड टू बी रियलिस्टिक अबाउट आवर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स। हमास इज नॉट a bunch of 20, 30, 40 people or 25,000 people. It is a movement. It is an ideology. Ideologies cannot be killed. Military can only, give you a situation or a platform where political and diplomacy has to take it over. They cannot deliver you the end result.
कश्मीर में भी जो अब हालात इतने अच्छे हैं कैसे हुए हैं, बिकॉज काउंटर टेरर ऑपरेशंस का जो एक ग्रिड बना, इंटेलिजेंस का जो ग्रिड बना, उसने धीरे धीरे करके इतना अच्छा नेटवर्क बना लिया कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया जिसके ऊपर फिर आप पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली उसको सिचुएशन को हैंडल कर सकते थे। आज कश्मीर में इट इज नॉट अ मिलिट्री सिचुएशन प्राइमरली, मिलिट्री इज इन द बैकग्राउंड, इट इज बेसिकली अ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, दैट इज व्हाई यू आर सीइंग कि प्रोग्रेस हो रहा है कश्मीर।